नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और कई बार एक कमेंट इस तरह का होता है कि हम आपको प्रश्न कहाँ पूछें, कहाँ आपको क्वेश्चन भेजा जाए। तो आपको अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ही पोस्ट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप अपना कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उसके साथ अपना नाम, अपनी एज, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस तरह की जानकारी जरूर शेयर करें। और साथ ही कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर निवेश से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं तो इस तरह की जानकारी यदि आप शेयर करेंगे तो मेरे लिए उत्तर दे पाना थोड़ा आसान रहेगा और आपको सही जानकारी मिल पाएगी। साथ ही मैंने देखा है कि आप में से बहुत से व्यूअर वीडियोस देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, लेकिन बहुत से व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, या फिर कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, या फिर चैनल सब्सक्राइब ना करने की वजह से भी ये हो सकता है कि उन्हें पता नहीं चलता कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। और साथ ही YouTube भी वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है, सर्कुलेट करता है, जब चैनल को अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया हो, वीडियोस पर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हों, तो YouTube का एल्गोरिदम उस आधार पर अपना काम करता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं, इनका नाम यहाँ पर अगेन जो हैंडल है वो Arshan01 है और नाम बताया नहीं है, लेकिन सवाल मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। स्कीम्स के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं, 9 स्कीम हैं। और हर्षान ने कहा है कि वो सभी स्कीम्स में 5000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। 10 साल के नज़रिए से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो स्कीम्स हैं वो कैसी हैं और क्या कोई चेंज की यहाँ पर ज़रूरत है। तो देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप फंड है, अच्छा फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी अपनी कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड की यानी कि मतलब बरसात हो गई है। एक तो 9 फंड्स और उसमें से क्वांट, एक्सिस, कोटक, SBI, निपॉन यानी कि 5 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो आप मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपके पास मिड कैप फंड भी है, आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स है जिसका एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप में भी है, तो उनमें भी आप बने रह सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ 2 ही स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। और ऐसे में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ऐसा नहीं है कि SBI स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड अच्छे नहीं हैं, लेकिन यदि मैं 4 में से आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करूं तो ये 2 फंड्स काफ़ी रहेंगे। आपका वैसे भी इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है 10 ईयर्स का ही है, बहुत लंबा नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड 10 ईयर्स का छोटा भी नहीं है, लेकिन आपको स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिसका एक्सपोजर लार्ज एंड मिड कैप में है, और स्पेशली यदि हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तो इसका एक्सपोजर इंटरनेशनल शेयर्स में भी है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में आपका एक्सपोजर है। सिर्फ आप 2 स्मॉल कैप फंड कम कीजिए और उसका जो पैसा है आप थोड़ा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ऐड कर सकते हैं और थोड़ा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, यानी कि 5,000 की 2 SIP बंद हो रही हैं, तो 5,000 रुपये आप इन 2 SIPs में बढ़ा दीजिए।
और यदि 45,000 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं और 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम किया जाए तो 10 ईयर्स में लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आप स्टेप अप मेथड का सहारा लें, आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाते रहें, तो उसी पीरियड में यानी कि 10 ईयर्स में आपके पास लगभग 1 करोड़ 47 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि आप समय के साथ अपनी निवेश की राशि को जरूर बढ़ाएं। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रीतेश शाह ने। प्रीतेश शाह ने पूछा है कि 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कितना अमाउंट हर महीने विड्रॉ किया जा सकता है 7 साल के लिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि 7 साल में आप पैसे विड्रॉ करें और पूरा पैसा जीरो हो जाए, क्योंकि हम सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर रहे हैं पैसों को, तो सिर्फ आप प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं बल्कि आप चाहते हैं कि एक साथ लमसम विड्रॉ करने की बजाय आप जो पैसे हैं उन्हें इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ करें। लेकिन 7 ईयर्स के बाद ये पैसे पूरे आपके जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि मैं 10% का रिटर्न एज्यूम करूं यहाँ पर, तो यानी कि सालाना 10%, तो ऐसे में हर महीने आप 13,000 विड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि 10% का यहाँ पर रिटर्न मिलता है और आप 13,000 पर मंथ विड्रॉ करते हैं तो 7 ईयर्स तक ये पैसा पूरा चल सकता है। आप ये चाहते हैं कि 7 साल के बाद आपका जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है ये वापस आपको मिले और आप सिर्फ इस पर प्रॉफिट ही विड्रॉ करें, तो मेरी राय तो ये है कि आपको आधा % हर महीना विड्रॉ करना चाहिए। तो यानी कि यदि आप 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हर महीना सिर्फ 4,000 रुपीज़ विड्रॉ कीजिए। तो ऐसे में चांसेस हैं कि 7 साल के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर थोड़ा और प्रॉफिट आपको वापस मिल पाएगा। हालांकि रिटर्न्स फिक्स तो यहाँ पर होते नहीं हैं, गारंटीड भी नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम 0.50% हर महीना विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 6% या उससे थोड़ा ज़्यादा का CAGR एज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में चांसेस हैं कि आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट थोड़े प्रॉफिट के साथ भी वापस मिल सके। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि 7 ईयर्स में पूरी जो राशि है इन्वेस्टमेंट की वो जीरो हो जाए लेकिन हर महीने आपको पैसे मिलते रहें, तो मैंने 10% पे एज्यूम करके आपको बता दिया है कि आप 13,000 पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं। और थोड़ा सा और कंजर्वेटिव साइड में लेकर चलें तो आप 13 की जगह पे 10-11 हज़ार रुपया पर मंथ विड्रॉ कीजिए। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रदीप पांडे ने। प्रदीप जी ने कहा है कि थैंक्स फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड आई हैव बीन रेगुलर व्यूअर ऑफ ऑल योर वीडियोज़। सो प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच वीडियोज़ देखने के लिए, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। आप 1000 पर स्कीम इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ 5 स्कीम्स में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। अब आपके पास में 2 स्मॉल कैप हैं, 2 मिड कैप हैं और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। मेरी राय यह है कि आप HSBC स्मॉल कैप फंड में अपनी SIP रोक दें, उसके बजाय आप ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में SIP की अमाउंट को बढ़ा लें। तो यहाँ पर थोड़ा आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ जाएगा और स्मॉल कैप फंड में 2 फंड की जगह आपके पास 1 फंड रहेगा। इससे आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। साथ ही आपने शुरुआत 5,000 रुपये पर मंथ से की है, लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि आप साल दर साल अपनी इन्वेस्टमेंट राशि को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें ताकि आप 10 साल में और भी बेहतर अमाउंट इकट्ठा कर पाएँ। ऑल द बेस्ट टू यू। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है तीर्था प्रसाद मोंडल ने। तीर्था जी का सवाल यह है कि उनके पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, बिल्कुल अच्छा फंड है। दूसरा निपॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये भी एक इंडेक्स फंड है, मिड कैप कैटेगरी का अच्छा फंड है। मेरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और अपनी कैटेगरी का एक अच्छा फंड है।
SBI स्मॉल कैप फंड भी अच्छा है और साथ ही आपने SBI फोकस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। 2000 पर मंथ पर स्कीम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही आपने बताया है कि आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड भी है, लेकिन आपने उसमें SIP रोक दी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये बात भी सही है। अब आपने पूछा है कि क्या आपको इस फंड से पैसा विड्रॉ करना चाहिए, तो बिल्कुल, यदि आपका जो लॉक इन पीरियड है, क्योंकि एक टैक्स सेवर फंड है तो 3 साल का लॉक इन होता है, 3 साल का यदि लॉक इन पूरा हो गया है तो आपको बिल्कुल इस स्कीम से निकल जाना चाहिए। बाकी आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स हैं तो आप उनके साथ बने रह सकते हैं। इंटरनेशनल फंड एक मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में, तो मेरी राय यह है कि आपको एक इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आप ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड या मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है डॉक्टर कल्लाल प्रमाणिक जी ने। डॉक्टर प्रमाणिक का सवाल यह है कि उन्होंने 2018 में गलती से आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का गारंटीड माइलस्टोन एंडोमेंट प्लान बाय कर लिया, उसमें इन्वेस्ट किया और जिसकी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 10 इयर्स का है और 5 प्रीमियम में उन्होंने 1.02 लाख रुपीस पे कर दिए हैं और इसकी मैच्योरिटी होगी 2037 में। और डॉक्टर प्रमाणिक का कहना यह है कि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से भी काफ़ी कम है, तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कार्निक, जैसा आपने कहा कि आपने गलती से इस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है और मेरा मानना यह है कि जितनी जल्दी और जब भी अपनी गलती का एहसास हो तो उसे करेक्ट कर लेना ये समझदारी है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया और ये आपका जो डिसीजन था वो शायद सही नहीं था, और मेरा भी ऐसा मानना है कि आपको एंडोमेंट पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मेरी राय ये है कि आपको इस पॉलिसी से एग्जिट कर लेना चाहिए। और आपने क्योंकि 2018 में पॉलिसी बाई की थी, 5 साल इस पॉलिसी को पूरे हो गए होंगे या होने वाले होंगे 2023 में, तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर लें, ऐसा मेरा सुझाव है। आप भी इस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू चेक करें और हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान भी हो रहा हो या फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया है आपको उतना पैसा मिल रहा हो। दोनों ही स्थिति में यदि आप इस पॉलिसी से एग्जिट करें और उस सरेंडर प्रोसीड्स को कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करें तो भविष्य में आप ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे, ऐसी उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस का एक मकसद लाइफ कवर भी होता है, तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले एक टर्म प्लान जरूर ले लें यदि आपके फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आपका दूसरा कोई टर्म प्लान नहीं है। तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपने किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया है और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं था, तो यदि किसी वक्त पर थोड़ा बहुत नुकसान के साथ भी आप वहां से एग्जिट कर लें और लंबे वक्त के लिए उस सरेंडर प्रोसीड्स को या फंड वैल्यू को री इन्वेस्ट करें, तो आपको शायद इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन यदि कोई पॉलिसी अपने मैच्योरिटी के बहुत नज़दीक हो तो वैसे में फिर उसे कंटिन्यू करना भी सही एक ऑप्शन माना जा सकता है। हालांकि आप उससे खुश नहीं हैं और वो डिसीजन शायद सही डिसीजन नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो पॉलिसी मैच्योरिटी के पास पहुंच गई है तो ऐसे में आप सरेंडर चार्जेस बियर करें, अपने बोनस जो इकट्ठा हुआ है उसका भी नुकसान उठाएं। उससे अच्छा हो सकता है कि आप अपनी पॉलिसी को मैच्योरिटी तक रहने दें। लेकिन डॉक्टर प्रमाणिक जैसा आपके केस में है कि अभी काफ़ी समय है मैच्योरिटी के लिए, तो आपको तो मेरी राय यही होगी कि आप यहाँ से एग्जिट करके मैच्योरिटी प्रोसीड्स को कहीं और री इन्वेस्ट करें और आगे का प्रीमियम भी जो आप यहाँ भरने वाले थे उसे भी आप कहीं और इन्वेस्ट करें। और ऐसे में लंबे वक्त के लिए यदि निवेश करना हो तो म्यूचुअल फंड्स में आपके पास अलग अलग स्कीम्स की चॉइस है और आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अपने लिए सही स्कीम्स का चुनाव
कर सकते हैं। तो आज जो जानकारी मैंने शेयर की, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। आप अपने सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।